हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, निबंध के श्रृंखला में आज हम लोग एक नया निबंध विधि एवं सामाजिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने तिहरे तलाक मुस्लिम समुदाय में प्रचलित व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित कर एक गलत परंपरा पर रोक लगाई और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। दूसरी ओर महिलाओं के भारत के कुछ मंदिरों और मस्जिदों में प्रवेश को लेकर मामला भी उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत विचाराधीन है। इसी प्रकार बॉम्बे उच्च न्यायालय ने शनि सिंगनापुर मंदिर और हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी को हटा दिया। केरल के सबरीवाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को लेकर मामला उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ पर विचाराधीन है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भगवती ने कहा कि यदि कानून बदलते समाज की आवश्यकताओं का प्रत्युत्तर देने में असफल हो जाता है तो या तो यह समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करेगा और इसकी प्रगति को रोक देगा, या यदि समाज अत्यधिक शक्तिशाली है तो यह ऐसे कानून को उखाड़ फेंकेगा जो इसकी प्रगति में बाधा डालते हैं। कानूनी एवं सामाजिक परिवर्तन एक अद्वितीय विषय है और समाज के सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करता है और कानूनी पद्धति से उसका समाधान करता है। वस्तुतः विधि परिवर्तन के दो तरीके हैं। पहला, विधि सामाजिक परिवर्तन करती है, जिसका अर्थ हुआ कि देश का कानून समाज को कानून के मुताबिक परिवर्तन होने को बाध्य करता है। दूसरा, जब न्यायपालिका के समक्ष मौजूदा कानून या प्रथा से संबंध विवाद आ जाता है जिसमें विधि का प्रश्न निहित हो तो समाज कानून में परिवर्तन करती है, जिसका मतलब हुआ कि कानून का निर्माण विधायी या रीति रिवाजों या प्रथा जैसे लोकतांत्रिक माध्यमों द्वारा अपनी ज़रूरतों के अनुसार समाज द्वारा किया जाता है। जहाँ किसी प्रकार की विधि की स्थापना प्रथा एवं रीति रिवाज के रूप में समाज द्वारा की जाती है, यह कहा जाता है कि समाज ने कानून में परिवर्तन किया। दूसरी ओर यदि ऐसा कानून अनैतिक, अन्यायपूर्ण और असंवैधानिक है तो समाज को वैध विधि के अनुरूप बदलना होता है। इस स्थिति में कहा जाता है कि कानून ने समाज को परिवर्तित किया। दोनों ही स्थितियों में परिवर्तन होना लाजमी है। ब्रिटिश शासन प्रणाली ने भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, सामाजिक व्यवस्था से लेकर राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समीकरणों तक को विभिन्न नए प्रयोगों के द्वारा बहुत प्रभावित किया, जैसे नया प्रशासन, नया विधान, व्यापार का नया रूप, संचार व्यवस्था में क्रांति, कृषि का वाणिज्यीकरण, औद्योगिकरण, नगरीकरण इत्यादि। भारतीयों द्वारा हुए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों, शैक्षिक गतिविधियों एवं मिशनरियों ने भी कई तरह से सामाजिक परिवर्तनों को अंजाम तक पहुंचाया। सारे सुधार आंदोलनों की मांग कहीं न कहीं वर्तमान विधानों में परिवर्तन की मांग तक पहुंच जाती है या नए विधानों के निर्माण की मांग भी होती है। इन कारणों से भारत के सामाजिक परिवर्तन में ब्रिटिश राज के द्वारा बनाए गए विधानों की ऐतिहासिक भूमिका हो जाती है। कानून की परिभाषा सामान्यतः इस रूप में दी जाती है कि सरकार द्वारा निश्चित सिद्धांतों एवं विनियमों की व्यवस्था करना और उसका जनता पर लागू होना। इसका स्वरूप विधेयक, अधिनियम भी हो सकता है और नीति या रिवाज भी, जो कि न्यायिक निर्णयों के द्वारा लागू किया जाता है। इसके अंतर्गत वे समस्त लिखित, व्यवस्थित एवं संग्रहित नियम व सिद्धांत आते हैं जो किसी राष्ट्र या राज्य के प्राधिकार द्वारा जारी किए जाते हैं अथवा जनता स्वयं संविधान के द्वारा उन्हें अपने ऊपर लागू करती है, जैसा कि भारत में है। कानून की उक्त व्यापक परिभाषा से स्पष्ट है कि कोई भी समाज अथवा सभ्यता बिना कानूनों के अस्तित्व में नहीं रह सकती। यहाँ तक कि प्राचीन भारतीय वैदिक सभ्यता में भी इसके साक्ष्य प्राप्त हैं। पहले तो श्रम विभाजन के वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत स्थूल साधनों की कल्पना हुई। फिर जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में जटिलता आती गई, विधानों में भी जटिलता आती गई और धर्मशास्त्रों एवं स्मृतियों के रूप में सुविस्तृत आचार संहिता भारत में बनने लगे, जिनमें मनुस्मृति सर्वाधिक मान्य संहिता के रूप में लंबे समय तक प्रचलित रही। जातीय भेदभाव, छुआछूत, स्त्रियों के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण आदि यदि स्मृतियों की कुछ त्रुटियाँ थीं तो उनमें असंख्य गुण भी थे। तुर्कों, अफगानों एवं मुगलों के आगमन के बाद भारत में विधान सामान्यतः द्विस्तरीय हो गए। एक तो सामान्य कानून और दूसरे मुस्लिम एवं गैर मुस्लिम प्रजा के लिए अलग अलग कानून।
दुर्भाग्यवश इस सांस्कृतिक सम्मिलन में दोनों संस्कृतियों ने एक दूसरे के अप्रगतिशील तत्वों को अपनाया और सामाजिक द्वंद्व को ही बढ़ाया। हिंदुओं में प्रथा प्रथा आ गई, मुसलमानों में भी जातीय भेदभाव जैसी बुराइयां प्रवेश करने लगी और सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुए और हिंदुओं में जातीय चेतना और विकसित हो गई। यद्यपि परंपरागत जातीय विशेषाधिकार मुसलमानों के आगमन के बाद प्रायः समाप्त हो गई। कुल मिलाकर यदि प्राचीन एवं मध्यकालीन विधानों को देखें तो यह पता चलता है कि वे विधान परंपरागत रिवाजों एवं व्यवहारों के संहिताबद्ध रूप ही अधिक थे, सामाजिक परिवर्तन के साधन कम। कानून एवं सामाजिक परिवर्तन की अंतः संबद्धता का सिद्धांत उदारवादी समाजवाद एवं कल्याणकारी राज के राजनीतिक दर्शन के उदय के बाद सामने आया। ब्रिटिश राज की स्थापना के बाद सामाजिक परिवर्तन में कानूनों एवं विधानों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। कुछ कानूनों ने तो यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से किया, पर कुछ विधानों ने अप्रत्यक्ष रूप से दीर्घावधि में सामाजिक परिवर्तनों को प्रश्रय दिया। वैसे तो 1772 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही भारत की न्यायिक प्रणाली में हस्तक्षेप शुरू हो गया था। अंग्रेजों द्वारा फिर भी व्यापक रूप से प्रभावों की श्रृंखला थोड़ी देर से शुरू हुई। ब्रिटिश कानून की भारत को तो सबसे बड़ी देन रही वह यह कि कानून के सम्मुख सबकी समान स्थिति, चाहे वह किसी जाति या धर्म का हो। यहाँ यह एक विडंबना बनी रही कि अंग्रेजों ने अपने को इस व्यवस्था के अंदर सैद्धांतिक रूप से और कालांतर में व्यवहारिक रूप से नहीं रखा था। एक बात और कि ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में अभी भी न्यायिक स्वायत्तता जारी रही और जातीय विशेषाधिकार पंचायतों के द्वारा सुरक्षित रखे जाते रहे। वैसे इस तरह से देखा जाए तो आज भी ऐसी जातीय पंचायतें अस्तित्व में ही नहीं हैं, सक्रिय भी है। भारतीय समाज सुधारकों के आग्रह पर भी अंग्रेजों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, विशेषकर स्त्रियों की स्थिति के संबंध में। उदाहरणार्थ 1829 में सती प्रथा अवैध घोषित कर दी गई और इसे सख्ती से लागू भी किया जाने लगा। यह बात और है कि आज तक यह प्रथा सक्रिय हो उठती है। इससे पहले 1804 में लड़कियों के प्रति समाज के अन्यायपूर्ण रवैया के खिलाफ सरकार ने शिशु हत्या का निषेध कर दिया गया। यहाँ भी इसका व्यवहारिक पहलू आज भी बहुत संतोषजनक नहीं है, फिर भी कानून तो कानून है और उसका महत्व भी है। स्त्रियों की दुर्दशा की एक और वजह थी भारत में विधवा विवाह निषेध प्रथा। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध घोषित किया गया और इसके परिणाम स्वरूप बंगाल के एक बड़े पैमाने पर विधवा विवाह के आयोजन किए गए। इसी प्रकार बाल विवाह को रोकने के लिए विवाह की आयु सीमा में कई बार संशोधन किए गए और 1930 के शारदा एक्ट के द्वारा लड़कों के न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष निश्चित की गई। आरंभ में इन कानूनी परिवर्तनों या निषेधों अथवा व्यवस्थाओं का समाज पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु धीरे धीरे समाज ने इनकी युक्तियुक्तता में रुचि दिखानी शुरू की और कालांतर में स्थिति में बहुत कुछ सुधार तो हुआ ही। अन्य सामाजिक सुधारों में 1843 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति, ठगी समाप्ति आदि प्रमुख है, जिनके लिए ब्रिटिश राज ने कई प्रकार के वैधानिक प्रयास किए। अप्रत्यक्ष रूप से जिन ब्रिटिश विधानों ने भारत में सामाजिक परिवर्तन किए उनमें भू संबंधी बंदोबस्त प्रमुख है। 1793 ईस्वी के अस्थायी बंदोबस्त ने बंगाल में एक नए जमींदारी वर्ग को जन्म दिया। कृषि संबंधों में कई परिवर्तन लाए गए और ग्रामीण समाज की एक प्रकार की पुनः संरचना हो गई। इन बंदोबस्तों से और जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप से भारतीय समाज में नई कर प्रणाली के कारण साहूकारों के एक प्रभावी वर्ग ने जन्म लिया, जिनसे सामाजिक संबंधों में कई प्रकार के तनाव दिखने लगे। कृषि के वाणिज्यीकरण से और अब औद्योगिकरण से समाज में कई तरह के आर्थिक संकट पैदा होने लगे। अंग्रेजों की फूट डालो की नीति के अंतर्गत हिंदू मुस्लिमों हितों के परस्पर विरोधी होने की बात के जो बीज उस अवधि में बो दिए गए, उसकी फसलें आज भी मौसम बेमौसम भारतीय समाज के लिए तनाव पैदा कर देती है। आरक्षण जैसे मुद्दों की शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की और वयस्क मताधिकार, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के पृथक्करण की व्यवस्था की दिशा में भी अंग्रेजों ने पहल की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं, अधिनियमों, न्यायालयीन निर्णयों आदि ने भी सामाजिक परिवर्तन की कई दिशाएं अभियोजित की हैं। यदि भारतीय संविधान की व्यवस्थाओं पर ध्यान दें तो
इसने कई युगांतकारी सामाजिक परिवर्तन किए हैं। सबसे पहले तो इसने छुआछूत की को गंभीर संवैधानिक अपराध घोषित कर उसे लगभग अस्तित्वहीन कर दिया है। फिर भी इसने विधिक समानता एवं विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कर नागरिकों को विकास के पूरे अवसर प्रदान किए हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था कर लोगों को न्यायपालिका संरक्षण प्रदान किया है। वयस्क मताधिकार को बिना भेदभाव के लागू कर भारतीय संविधान ने प्रजातांत्रिक मूल्यों में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए भारतीय इतिहास में पहली बार प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं। दलितों, पिछड़ों एवं अन्य शोषित के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर संरक्षणवादी तरीकों से भी सामाजिक परिवर्तन करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। वैसे इसमें कुछ आपत्तिजनक विभेद व्यवस्थाएं भी है, जैसे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में संविधान ने हिंदुओं की धार्मिक अथवा सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप को वैध घोषित किया है, जबकि गैर हिंदुओं के संबंध में वह कोई स्पष्ट वक्तव्य नहीं देता। इन्हीं सब कारणों से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भावना समान नागरिक संहिता के निर्माण की दिशा में भी कोई पहल नहीं की गई है। यद्यपि यह समय की मांग है। असमानता दूर करने की समाजवादी अवधारणा के अंतर्गत संविधान संशोधनों के द्वारा सरकार ने आर्थिक गतिविधियों में कई प्रकार के हस्तक्षेप किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्रदान किया। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के अधिनियमों, फैक्ट्री शिक्षा, ट्रेड यूनियन, सिंचाई, भूमि सुधार आदि से संबंध के द्वारा भी समाज के विभिन्न वर्गों में अनेक प्रकार के अपेक्षित परिवर्तन लाए गए। विशेषकर भूमि संबंधों में वैधानिक हस्तक्षेप ने सामाजिक असमानता दूर करने की दिशा में अच्छी उपलब्धियां हासिल की है। फिर दहेज विरोधी अधिनियम, बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम आदि के द्वारा भी विभिन्न अपेक्षित सामाजिक सुधारों को सकारात्मक रूप दिया गया है। निश्चित रूप से सामाजिक मुद्दे में विधिक हस्तक्षेप की अनिवार्यता से किसी का विरोध नहीं हो सकता और यह कोई आधुनिक निष्कर्ष भी नहीं है। मनुष्य आरंभ से ही अपने नियमन के लिए स्वयं ही विधानों का निर्माण करता रहा है, परंतु इस हस्तक्षेप की दो दिशाएं होती हैं। एक, सामाजिक परिवर्तन के लिए विधिक साधनों का प्रयोग किया जाता है और दूसरी, सामाजिक परिवर्तन के अनुरूप वर्तमान विधिक उपबंधों में परिवर्तन किया जाता है। दोनों ही स्थितियों में विधि की युक्तियुक्तता पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा न हो कि विधिक हस्तक्षेप सामाजिक सौहार्द के लिए प्रतिकूल सिद्ध हो जाए, परंतु कभी कभी सामाजिक परिवर्तन की अपरिहार्यता की स्थिति में विरोध की संभावना के बावजूद विधिक हस्तक्षेप का औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। जैसे कि दिल्ली एवं एनसीआर क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति से निपटने के लिए और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से बचाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने दिवाली पर पटाखों की खरीद बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। इसी प्रकार समाज एवं व्यवस्था की बेहतरी के लिए विधि सशक्ततापूर्वक अपनी भूमिका निभाती है। तो ये निबंध यहीं पे ख़त्म होता है। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा और अब समझ में भी आया होगा। तो अगर ये अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एसे के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।